नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। 2022 की पहली फॉरेन विजिट को पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली लौट आए हैं। विदेश में 65 घंटे में 25 से ज्यादा मीटिंग करने के बाद देश लौटे नरेंद्र मोदी ने लगातार काम जारी रखा। इस वक्त की प्रधानमंत्री की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है। वो आज 7-8 मीटिंग्स कर चुके हैं। इसका मतलब है कि नॉन स्टॉप डिप्लोमेसी के बाद बिना रुके काम चल रहा है। मोदी के विरोधी ये बातें आपको नहीं बताएंगे, लेकिन सच यही है कि नरेंद्र मोदी ने यूरोप में जो किया उसका डंका दुनिया में बज रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कभी हिंदुस्तान की तारीफ नहीं करता, लेकिन वहां भी मोदी की यूरोप विजिट के ही चर्चे चल रहे हैं। मोदी की धाक से कैसे डर रहा है पाक, इस स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड करते हैं। 65 घंटे, 3 देश, 8 वर्ल्ड लीडर, 25 मीटिंग्स। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक नया चैप्टर जोड़ा है। इसका नाम है शार्प एंड शॉर्ट डिप्लोमेसी। अक्सर 3 देशों की विजिट में कम से कम 72 घंटे लगते हैं, पर मोदी ने सिर्फ 65 घंटे में ही इसे कंप्लीट कर लिया। तस्वीरों की मदद से स्टेप बाय स्टेप समझिए कि 8 वर्ल्ड लीडर से क्या क्या बातें हुई, 25 अलग अलग मीटिंग से इंडिया को क्या फायदा होगा और 3 देशों की विजिट से दुनिया पर क्या असर होने वाला है। शुरुआत पेरिस की सबसे लेटेस्ट तस्वीरों से करते हैं। पेरिस में मोदी और मैक्रों के गले मिलने की तस्वीर पर यूरोप सहित पूरी दुनिया की नजर रही। 4 मई को मोदी की लास्ट मीटिंग फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हुई। मैक्रों चुनाव में जीतकर दोबारा फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं और किसी विदेशी नेता के साथ उनकी यह पहली मुलाकात थी। मोदी मैक्रों ने मिलकर दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पावर को और बढ़ाने की बात की और 65 घंटे की हर तस्वीर में पाकिस्तान को अपने लिए खतरा नजर आया। फ्रांस के साथ उनको जो फायदा वो ये है कि वो राफेल फाइटर जेट्स उन्होंने लिए हैं, उन्होंने मिराज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिया हुआ है, फिर स्कॉर्पियन सबमरीन्स उन्होंने जो है वो फ्रांस से ली हुई हैं। और दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी इस वक्त 12-14 बिलियन यूरो के करीब है। बायलैटरल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि और ये मेरा ख्याल है कि ये पिछले 10 साल में ही ज्यादा बढ़ी है। अब इंडिया और फ्रांस भी मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया जो है वो बाकी क्वाड ममालिक के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। तो इंडिया हैज बिकम सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब होगा क्या, होता क्या है, अब मोदी जो है वो एक तरफ तो वो जारी बात है अमेरिका के बड़े पार्टनर हैं, लेकिन मोदी जी जब फ्रांस जाते हैं तो कहते हैं कि हम मल्टीपोलैरिटी चाहते हैं। वी डू नॉट वांट द अमेरिकन्स टू लीड अस। इंडिया अपना काम कर रहा है और पाकिस्तान अपना काम कर रहा है। इंडिया क्या काम कर रहा है अपना, कि वो दिन ब दिन जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है अपने मकासद के लिए। आप उनके मकासद से इत्फाक करें या इख्तलाफ करें या आपको अच्छे लगें या बुरे लगें, लेकिन वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता जा रहा है। जबकि पाकिस्तान से एक काम कर रहा है 1947 से, वो है कंडेम करना। यूरोप में मोदी मैक्रों की मीटिंग ट्रेंड करती रही। वजह क्लियर है, सिर्फ यही 2 लीडर्स हैं जिनकी पश्चिमी देशों में भी पहुंच है और ये व्लादिमीर पुतिन के भी डायरेक्ट टच में है। पीएम मोदी के पेरिस पहुंचने से सिर्फ 24 घंटे पहले मैक्रों ने पुतिन से बात की थी। क्या ऐसा करने के पीछे कोई खास वजह है? सबके मन में सवाल है कि इंडिया और फ्रांस मिलकर यूक्रेन युद्ध पर क्या खेल करने वाले हैं। मोदी मैक्रों ने मिलकर पुतिन के बारे में क्या डिस्कस किया? फिलहाल मोदी ने मैक्रों को इंडिया आने का इन्विटेशन दिया। भारत और फ्रांस ने अपनी पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात की। एशिया से लेकर यूरोप तक पीएम मोदी ग्लोबल एजेंडा सेट कर रहे हैं। इंडिया की बढ़ती ताकत दिख रही है और इससे पाकिस्तान बहुत टेंशन में है। नॉर्डिक समिट में थे, फिर अभी एमैनुअल मैक्रोन जो हैं उनके दोस्त, उनसे मिल रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि एमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली जो अपना री इलेक्शन जीता है। इंडिया ने ये जो ब्लूमबर्ग की स्टोरी है कि उन्होंने कहा है कि रशिया से कि हमें $70 से कम जो है, क्योंकि दुनिया का प्रेशर हम ले रहे हैं, अमेरिका का दाएं बाएं आगे पीछे सारा, तो हमें $70 से कम जो है वो रशिया ऑयल दे।
अब ये होता है नहीं होता, लेकिन बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं रीजन में और दुनिया में। और कोई इस सारे सब लोग खुश हैं कि पाकिस्तान ये इंटरनल अदम इस्तेकाम के अंदर उलझ गया है, उलझा है या उलझा दिया गया है, क्या है, माशी तौर पे, सियासी तौर पे, आईनी तौर पे एक उलझ गई है, उलझ गई है, गांठें बहुत सारी उलझी हुई हैं। इंडिया जो है वो ग्लोबली वो ये कह रहा है कि जी हम नॉन अलाइंड हैं, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, हमारे रशिया के साथ टाइज हैं, और इस वक्त कहा जा रहा है कि वेस्टर्न ममालिक में और ये पूरे इस वक्त जो इम्पोर्टेंट पावरफुल कंट्रीज हैं 6-7, इनमें यहाँ तो इंडिया है जो कि उनसे पुतिन से बात कर सकता है, या मैक्रोन बात कर सकते हैं, इन दोनों के अलावा कोई नहीं बात कर सकता। रशिया के साथ इंडिया के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, 80% जो आज भी जो इंडिया के पास वेपन्स है वो सारा जो है वो मॉस्को से आया हुआ है, और वही मेंटेनेंस करते हैं, और वो जारी बात है जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, और वो वही कर रहे हैं। मोदी ने यूरोप में इंडिया फर्स्ट फॉर ग्लोबल गुड का मंत्र दिया। इसका मतलब है कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया की मदद से सॉल्यूशन मिलेगा। 3 राष्ट्र प्रमुखों के साथ 1-to-1 मुलाकात में डायरेक्ट और टू द पॉइंट बात हुई। कई देशों में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाया गया। हर मीटिंग में इंडिया का स्टैंड लाउड एंड क्लियर रहा। इंडिया ने कहा युद्ध तुरंत रुके और बातचीत से मामला सॉल्व किया जाए। यानी इन 65 घंटों में रूस के खिलाफ इंडिया पर प्रेशर बनाने का एजेंडा 100% फेल हो गया। डेनमार्क पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ढोल बजाया और ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट गया। मोदी की तस्वीरों को डिकोड करने की कोशिश में पूरा पाकिस्तान लग गया है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर इंडिया पर सुपर पावर के प्रेशर का कोई असर क्यों नहीं होता? सबक क्या निकलता है कि इस दुनिया में सिक्का किसका चलता है? जिसके पास हथियार हैं, जिसके पास फौज है, जिसके पास ताकत है, यूनाइटेड नेशन में इन्फ्लुएंस है, वीटो पावर है, तेल है, जो भी है, लेकिन कुछ होना जरूरी है। ये कांगलों का दौर नहीं है कि आपके पास है कुछ नहीं लेकिन इन्फ्लुएंस आप मांग रहे हैं पूरी दुनिया से ज्यादा। अब पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि हुक्मरान खुद कहते हैं कि भाई हम फाइनेंशियली तबाह बर्बाद हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सऊदी अरब ने रजामंदी जाहिर कर दी कि वो कोई $8 अरब देंगे। 3 दिनों के दौरे की हर पिक्चर में एक अलग कहानी है, जिसमें इंडिया के लिए जीत है और दुनिया के लिए सबक। प्रधानमंत्री मोदी अपनी विजिट के सेकंड फेज में डेनमार्क पहुंचे। डेनमार्क की यंग पीएम के साथ मोदी की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी। डेनिश पीएम के घर पर दोनों नेताओं के बीच लंबी बात हुई। मोदी ने पहली बार डेनमार्क की यात्रा की, पर तस्वीरों से ऐसा लग रहा था कि मानो 2 पुराने दोस्त लंबे समय के बाद एक दूसरे से जुड़ी यादें और बातें शेयर कर रहे हों। दुनिया के मंचों पर पीएम मोदी इंडिया की ग्लोबल इमेज को प्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें जब पाकिस्तान पहुंचती हैं तो वहां मातम का माहौल बन जाता है। अगर दरमियान में कोविड ना होता तो उससे पहले आपने देखा कि मोदी साहब बड़ी तेजी के साथ जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में इस तरीके से, उसकी वजह क्या है कि ये रेसिप्रोकल है कि मसलन आप स्वीडन या नॉर्वे में जा रहे हैं एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो उनको भी पता है कि इंडिया में कितनी बड़ी मार्केट उनके लिए खुल रही है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट हो रही हैं। मुल्क में पीस है, बिजनेस हो रही है, ओपननेस है, वन विंडो किस्म की जनाब अपॉर्चुनिटीज हैं नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो एक फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की नेशन है, उसके साथ हमारा भी मकदर बदल सकता है या हमारे भी फॉर्च्यून में इजाफा हो सकता है। डेनमार्क में ही पीएम मोदी ने नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर शामिल हुए। अमेरिका के अलावा भारत एकमात्र देश है जिसके साथ नॉर्डिक देश समिट लेवल की बातचीत करते हैं। इस समिट से पहले पीएम मोदी ने 5 देशों के प्रधानमंत्रियों से मीटिंग की। उनकी हर मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी रही। बातचीत का नंबर 1 मुद्दा इंडिया का स्टैंड। ग्लोबल मुद्दे पर इंडिया के साथ साझेदारी रही। यूरोप में पीएम मोदी की नॉन स्टॉप डिप्लोमेसी देखकर पाकिस्तान में भी उनके कई फैंस बन गए हैं। भारत के अलावा नॉर्डिक समिट कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक मुल्क के साथ होती है, अमेरिका। इसके अलावा ये नॉर्डिक 5 कंट्रीज की समिट किसी और देश के साथ नहीं होती।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डेवलप वर्ल्ड हैं ये भारत को कितना अपने करीब समझते हैं। हम चल ही नहीं पाते, इंडिया को इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता। 10 साल मोदी जी गुजारेंगे, 10 साल पीछे कांग्रेस गुजारेगी। जो सिचुएशन लग रही है, मुझे तो अगले भी 5 साल मोदी जी के लग रहे हैं। 3 साल से 3.5 इमरान खान साहब का रवैया यही इंडिया की तरफ रहा कि मैं ना मानूं जी, वहां पता नहीं आरएसएस है, पता नहीं क्या है। किसी ने सुना? इंटरनेशनली जो उन्होंने समझा था, उनके दिमाग में ये खपत आ गया था कि मैं बीजेपी को आरएसएस के साथ जोड़ के जो 2 डिफरेंट किस्म की एंटिटीज हैं, तो पता नहीं इंडिया को वाल से लगा दूंगा। कहीं वाल से लगा इंडिया, बल्कि उसके बरक्स पूरी दुनिया ने ये सुनने के बावजूद तफसील से आरएसएस की कहानी जो इमरान खान साहब ने इतने तसलसल के साथ हर मास पे सुनाई, वो सुनने के बावजूद उन्होंने इंडिया को हर मास पे गले लगाया। वो और किसी और को छोड़ें, इस कहानी के एन दरमियान में जो ये आपकी गल्फ स्टेट्स हैं, जिनको आप ब्रादर इस्लामी मुल्क कहते हैं, उन्होंने मोदी साहब को बुला बुला के वो अवार्ड दिए जो कभी खुद उन्होंने नहीं लिए। अब ये होते हैं अक्लमंदों के लिए इशारे, जिनको समझ के तो बंदे को आगे कदम उठाना चाहिए। अब हम वो समझते नहीं, अब इसका कोई इलाज क्या करें। इंडिया का ये है कि इनका राइज जो है वो अभी हो रहा है, ये पिछले 20 साल में, फ्री ट्रेड एंड ऑल दैट। सो ये जो चीजें हैं, इंडिया और फ्रांस मिलके मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये जारी बात है, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात करेंगे, इससे मामला जो है वो बेसिकली दे आर चैलेंजिंग यूरोप, दे आर चैलेंजिंग अमेरिका, दे आर चैलेंजिंग इंग्लैंड। इंडिया और जर्मनी की फ्रेंडशिप में कूटनीति भी है और रणनीति भी। यही वजह है कि पिछले 8 सालों में पीएम मोदी का यह 5वां जर्मनी दौरा है। जर्मनी से मोदी की यूरोप यात्रा शुरू हुई थी, तब इस विजिट को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, क्योंकि इंडिया ने रूस यूक्रेन पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। तब इंटरनेशनल मीडिया में कई तरह की बातें और अफवाह चल रही थी। इसके बावजूद जर्मनी ने भारत के साथ बिजनेस रिलेशन को मजबूत करने की बात की और अगले महीने होने वाली G7 मीटिंग में भारत को इनवाइट किया। पीएम मोदी के 65 घंटों की नॉन स्टॉप इनिंग की यह पहली जीत थी। विजयी भारत की तस्वीरें जर्मनी में देखी और इसका असर हजारों किलोमीटर दूर भी नजर आया। जर्मनी के डॉक्टर टोबियास लिंडनर कहते हैं कि नो मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विदाउट इंडिया। ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं। जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक डिप्रेसिंग किस्म की पिक्चर जो है, डार्क डिप्रेसिंग पिक्चर आती है कि नहीं जी वहां तो कानून ही ऐसे ऐसे हैं। एक परमिट एक बिजनेस खोलने के लिए 6 महीने चाहिए, 20 लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, क्लर्कों की गर्दन में सरिया देखें, सड़कों की हालत देखें, किस होटल पे बंदा ठहरेगा, इन्वेस्टमेंट की गारंटी क्या है। वहां तो वो 2-2 अरब डॉलर के लिए जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इतने बड़े पैसे हम लाके वहां पे कैसे डालें। पीएम मोदी ने आज 2 ट्वीट किए, पहला इंग्लिश में और दूसरा फ्रेंच में। यूरोप यात्रा खत्म होते ही सामने आए इन 2 ट्वीट से क्लियर हो गया कि इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के लिए क्या महत्व रखते हैं। पीएम मोदी ने मैक्रो को गले लगाने वाली तस्वीर के साथ ट्वीट किया और ऐसा ही एक ट्वीट मैक्रो ने भी किया। अब मजे की बात यह है कि मोदी जी ने और एमेनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन के ऊपर बात ही नहीं की, या बात नहीं की, उसको इग्नोर किया और इंपॉर्टेंस किसको दी है, इंडो पैसिफिक टाइज को, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। और साथ उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, वैल्यू दी, डिस्कशन कीजिए कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। अब ये काम जो पाकिस्तान का, अब ये बेवक्त की रागनी जिसको कहते हैं ना, ये एक ऐसा जमाना आ गया है कि इसमें आप वही अपनी 50 साल पुरानी रवश पे चल के, तो अगर इसको सिर्फ कंडेम करते रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उससे इंडिया पे फर्क पड़ता है और ना इंटरनेशनल कम्युनिटी उसका कोई नोटिस लेती है। मोदी की 65 घंटों की यूरोप यात्रा खत्म हो गई है और पाकिस्तान अब भी शॉक में है। डिस्कशन का नंबर 1 टॉपिक इंडिया है। बातें मोदी की हो रही हैं। मोदी के यूरोप दौरे का कंपेयर जिस किसी ने भी किया उसे पाकिस्तानियों ने ही जवाब देकर चुप कर दिया। पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि डिप्लोमेसी में इंडिया उनसे मीलों आगे है। जब भी पाकिस्तान पे बुरे हालात आते हैं तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे, बाबा कुछ तो दे दे, या शेख इधर तो देख। तो
ये रिवायत इमरान खान साहब ने भी जारी रखी, तो अब जाहिर बात है मजबूरी है इस हुकूमत को भी ये रिवायत जारी रखनी पड़ेगी। लो लेवल ग्रीटिंग था, मगर इट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल। उसका मतलब ये कि जाना था इनको मक्का, और मक्का का गवर्नर ने इनको रिसीव किया, जो प्रोटोकॉल कहता है होना चाहिए। मगर कोई ओवर्ट फ्रेंडशिप, दोस्ती, वो खुद जाना, खुद गाड़ी चलाना और झप्पियाँ डालना एयरपोर्ट पे, ये वो कुछ नहीं था। चलिए, शायद एक के साथ इनकी और प्राइवेट फ्रेंडशिप भी है, ज़रूरत नहीं थी। हम अरब लोगों को बुरी निगाह से भी देखते हैं, उनको बुरा भला भी कहते हैं। माजी की हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत में अल्लाह माफ़ करे जिस तरह के अल्फाज अरब हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल किए गए, बाइसे शर्म पूरी कौम के लिए। लेकिन शर्म उनको आए जिनको शर्म हो, तो हमें इस चीज़ पर शर्म नहीं आई कि जिनका दिया खाते हैं या जिनकी थाली में खाते हैं हम उस थाली में थूक दें। हमने अरब लोगों से पैसे पकड़े, पैसे पकड़ के उनके काम नहीं किए, उनको झुठलाया, उनको धोखे दिए। मैं आपको सही बता रहा हूं कि अरब मुमालिक में पाकिस्तान की रेपुटेशन बहुत ही खराब है। मोदी के सक्सेसफुल विजिट की तस्वीरें पाकिस्तान में मुश्किलें बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान में हर मामले पर हिंदुस्तान से तुलना होती है, पर मुद्दा डिप्लोमेसी का हो या ईमानदारी का, मोदी का नाम आते ही पाकिस्तान में भी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। और मैंने पाकिस्तान जरा दिल संभाल के बैठे हैं कि मैं आपको दिखाने लगा हूं कि इखलाक, इखलास और दयानतदारी की आला तरीन मिसाल क्या होती है जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ये सबक है पाकिस्तान के तमाम दयानतदार तरीन वज़ीर आज़म के लिए। सुनवाएं जी मोदी साहब ने क्या किया तोशा खाना के साथ। मोदी जी कह रहे हैं कि जी मुझे जो गिफ्ट मिलते थे वो मैं तोशा खाने में जमा करवाता था, फिर उनकी कीमत लगवाता और फिर उसके बाद मैं उसे ऑक्शन करवा देता। उस ऑक्शन से जो पैसे आते वो मैं बच्चियों की तालीम के लिए वक्फ करता। इफ्तिखार साहब, ये होती है लीडरशिप। आई अप्रिशिएट, जहां तक चाहे दुश्मन मुल्क आया लेकिन लीडरशिप देखो, क्वालिटी है ना। देखो ना कहां से आया, वर्कर था, लड़ता लड़ाता कहाँ आया, प्राइम मिनिस्टर है, उसको उस प्रोसेस से गुजर के आया, किसी फौज के जरिए नहीं आया। यकीन कीजिए मोदी जी, जहां आपकी तारीफ में तालियां बज रही थी, वहां पे जफर नकवी भी आज आपकी तारीफ में जरूर तालियां बजाएगा, आपको दाद देगा कि जो बनती है आपकी दाद वो हम भी देंगे। ये सवाल उठ रहा है और सब इसको देख के कह रहे हैं कि खान साहब ये देखिए, वरना कोई तोहफे लेना कोई बड़ी बात नहीं, खान साहब ले लेते। मई के पहले हफ्ते में ही यूरोप का कूटनीतिक टेम्परेचर हाई हो गया। वहां जाकर पीएम मोदी ने सिर्फ ड्रम नहीं बल्कि इंडिया के नाम का डंका बजा दिया, और ये देखकर पाकिस्तान का बुरा हाल है। और इधर जेल से रिहा हुई नवनीत राणा मुंबई के लीलावती अस्पताल में शिफ्ट हो गई हैं। आरोप है कि जेल में बीमार नवनीत राणा का इलाज नहीं करवाया गया। हालत यह है कि नवनीत राणा को सर हिलाने में भी दिक्कत पेश आ रही है। सियासी भाषा में कहें तो जिस राणा को ठाकरे सरकार कमजोर कड़ी समझ रही थी, वो सियासत में सबसे आगे दिख रही हैं। सरकार और इमोशनल अत्याचार की यह बेहद नाटकीय स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। सही कहें तो अभी सिर्फ ओपनिंग सीन ही दिखा है। जब तलोजा जेल से रिहा होकर नवनीत से मिलने उनके पति रवि राणा अस्पताल पहुंचे तो उन्हें देखकर नवनीत राणा रो पड़ी। सियासत में सेंटिमेंट की आज ये सबसे टची तस्वीर थी। अक्सर नेताओं के बयान हेडलाइन बनाते हैं। आज मुंबई में नवनीत राणा ने चुप रहकर ही एक नई सियासी स्क्रिप्ट लिख दी है। इसमें हीरो कौन है और विलन कौन है, महाराष्ट्र की थ्रिलर पॉलिटिकल स्टोरी देखते हैं। सियासत की जंग में जज्बात फूटते हैं तो बेसाख्ता फूटते हैं। लंबी तन्हाई के बाद अपनों का कांधा मिलता है तो दर्द यूं ही बह निकलता है। यह आज की सबसे छू लेने वाली तस्वीर थी। 12 दिन अलग अलग जेल की सलाखों में गुजारने के बाद नवनीत और रवि राणा मिले तो अस्पताल में मिले। दर्द को अब तक जज्ब किए जुझारू नवनीत राणा ने पति को देखा और डबडबाई आंखों से जज्बात झरने की तरह बहने लगे। मुंबई में गुरुवार का दिन सुबह से ही हलचल भरा था। क्यों? इसलिए कि आजाद हो गई अमरावती की नायिका।
अदालत का आदेश है, इसलिए मैं चुप रहूंगा। मीडिया के आगे मुंह नहीं खोलूंगा, दर्द से पस्त हूं, हारी नहीं हूं। बात बोलेगी मैं नहीं, भेद खोलेगी बात ही। जिन्हें लग रहा था कि सांसद नवनीत राणा जेल में रिलीफ के बहाने गढ़ रही हैं, उन्हें राणा की बॉडी लैंग्वेज ने जवाब दे दिया। जो सियासी मुखालफत में इस जुझारू महिला पर ओछे इल्जाम गढ़ रहे थे, उन्हें गर्दन के दर्द से बेचैन नवनीत राणा की तस्वीर दिख रही थी। जेल से बाहर आई राणा की हर तस्वीर बोल रही थी, दुनिया सब अपनी नंगी आंखों से देख रही थी। 12 दिन में जेल कर्मचारियों ने नवनीत राणा की पीड़ा बखूबी समझी। जेजे अस्पताल के डॉक्टर्स को नवनीत राणा की कंडीशन समझ आई, मगर उद्धव सरकार ने तो जैसे एक के बाद एक सियासी ब्लंडर की ठान ली है। राणा को बेल मिलने के साथ ही जेल से रिहा नहीं किया गया, उन्हें एक रात फिर भायखला जेल की फर्श पर काटनी पड़ी। गुरुवार को नवनीत राणा को जेल से सीधे बांद्रा के लीलावती अस्पताल ले जाया गया। पूरे रास्ते वो गाड़ी में अपनी गर्दन थाम कर बैठी थीं। जरा सा झटका दर्द की तीखी लहर पैदा कर रहा था। लीलावती अस्पताल में नवनीत राणा की गाड़ी गेट पर लगी। अस्पताल ने उन्हें भीतर ले जाने के लिए व्हील चेयर अरेंज किया। राणा ने एक बार फिर वही लड़ने का जुझारू जज्बा दिखाया। व्हील चेयर पर बैठने से इनकार कर दिया, मगर अस्पताल के भीतर गेट से वार्ड तक पर्याप्त दूरी थी। डॉक्टरों के दबाव में राणा को व्हील चेयर पर बैठना पड़ा। वार्ड बॉय उन्हें लेकर ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी तक गए। लीलावती अस्पताल में बतौर मेंटोर बीजेपी नेता किरीट सोमैया मौजूद थे। किरीट शुरू से राणा दंपति के मॉरल सपोर्ट में खड़े हैं। जिस दिन राणा दंपति को अरेस्ट किया गया, किरीट सोमैया खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। खार में ही किरीट पर शिव सैनिकों ने हमला किया था। वो केस अब भी जहां का तहां खड़ा है। नवनीत राणा को देखने पहुंचे किरीट ने इल्जाम लगाया कि जेल में नवनीत को सही इलाज नहीं दिया गया। नवनीत राणा और रवि राणा दोनों के जेल के अनुभव सुनकर वो अंग्रेजों के जेल की याद आई मुझे। जिस प्रकार से नीचे बिठाए रखा, 7-7 घंटे तक पानी नहीं दिया, 7-7 घंटा खड़ा किया गया। नवनीत राणा स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी, डॉक्टर के कहने के बावजूद 2 दिन अस्पताल नहीं भेजा गया। यह अत्याचार सिर्फ उद्धव ठाकरे की माफिया सरकार कर सकती है। और माफिया सरकार किस गुनाह की सजा दे रहे हैं? इस हिंदुस्तान में जहां पर मोदी सरकार राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की, वह मूल राम जन्मभूमि की जगह पर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रही है, उसी देश में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इस प्रकार के अत्याचार बहुत दुख हो रहा है। अस्पताल के बेड पर दर्द से तड़पती नवनीत राणा अपनी हालत खुद बयान कर रही थी। जेल में बताने के बावजूद उन्हें बेड नहीं दिया गया, जमीन पर लेटना पड़ा। इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी और गर्दन में लगातार दर्द है। खासदार नवनीत राणा को 23 तारीख को अरेस्ट किया गया। तब से वो भाईखला जेल में थी। भाईखला जेल में रहने के दौरान उन्हें स्पॉन्डिलोसिस की जो तकलीफ उनकी बढ़ गई, तो 27 तारीख को जेल में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको वहाँ पे एग्जामाइन किया। एग्जामाइन करने के बाद जेल के डॉक्टर्स ने उनका सीटी स्कैन तथा उनका एक्सरे निकाला जाए ऐसा रेफर किया था, लेकिन इसके बावजूद जेल प्रशासन ने इसको नज़रअंदाज किया।
कल जब उनकी बेल हो गई, ये मैसेज अंदर जेल में गया, उसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें जे हॉस्पिटल में वो लेकर गए, वहाँ पे उनका सिटी स्कैन निकाला गया और बाकी टेस्ट किए गए। लेकिन ये जो 8 दिन का समय बीता, इसकी वजह से खासदार नवनीत राणा, इनको जो स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ थी वो काफ़ी बढ़ गई। अभी डॉक्टरों ने उनकी सघन जांच की है और जांच करने के बाद डॉक्टर ने उनको इंडोर पेशेंट करके अभी एडमिट कर लिया है। देखिए वो कितने दिन यहाँ एडमिट रहेगी ये तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये जानकारी दे सकता हूँ कि डॉक्टरों ने उनकी सघन जांच की और जांच करने के बाद उनको इंडोर पेशेंट करके अभी एडमिट किया है। अस्पताल के भीतर जो कुछ हुआ उसे इंडिया टीवी की संवाददाता नम्रता दुबे बाहर लाई। लापरवाही बरती गई और इस वजह से नवनीत राणा का जो स्वास्थ्य है वो खराब हुआ है, उनकी जो तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई। इस तरह का बड़ा आरोप जो है लीगल टीम की तरफ से लगाया गया। मेरे साथ मेरी सहयोगी है, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आपने वकील से बात की, उन्होंने क्या क्या कहा? जी देखिए, जो नवनीत राणा के वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेल प्रशासन की गलती, लापरवाही के चलते नवनीत राणा की जो तबीयत है वो और भी ज़्यादा खराब हुई। उनकी लीगल टीम ने बहुत पहले ही जो जेल प्रशासन है उनको बता दिया था कि इन्हें एक गंभीर बीमारी जिसके चलते पीठ दर्द और जो गर्दन में दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द जो इलाज करवाया जाए। जो जेल के डॉक्टर हैं उन्होंने भी एग्जामाइन किया था, तो जिन्होंने एक्सरे करने की बात की थी, लेकिन जेल प्रशासन ने लापरवाही दिखाई। और अभी जब गए थे तो वकील भी साथ में थे अंदर, तो डॉक्टर्स ने क्या क्या कहा, आगे किस तरह से उनकी मेडिकल जांच की जाएगी वो बताइए। जी, जिस तरह अभी वकील की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा है कि अभी डॉक्टर फिलहाल एग्जामाइन कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो तबीयत है वो काफी ज्यादा खराब हो गई। जो विजुअल्स भी हमने देखे जब वो आ रही थी तो उनके लिए स्ट्रेचर लाया गया, लेकिन उन्होंने कोशिश करते हुए कहा कि वो खुद से अंदर जाएंगी। तो फिलहाल डॉक्टर्स जो हैं वो एग्जामाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त और लगेगा एक्चुअल डिटेल आने में। कुछ तस्वीर सियासत की होती है, कुछ सियासत तस्वीर की होती है। भायखला जेल से लीलावती अस्पताल तक नवनीत राणा की तस्वीर क्या कहती है, इसका अनुमान खुद लगाइए। मगर जो दीवार पर लिखी इबारत है एकदम साफ है। शिवसेना अपने ही दांव में बुरी तरह फंस गई है। राणा दंपति की एक चुनौती को उद्धव और उनके सिपहसालार संजय राउत ने तिल का ताड़ बना दिया। पहले 20 फीट जमीन में खोद कर गाड़ देने की धमकी दी गई, फिर गिरफ्तार कर जेल। उद्धव ठाकरे और उनके सिपहसालार संजय राउत ने राणा दंपति को आसान शिकार समझा। 23 अप्रैल को नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। राज ठाकरे के साथ पंगा लेने में मुश्किल है क्योंकि उद्धव के हिंदुत्व की अंदरूनी सच्चाई राज को पता है। चचेरे भाई राज को उद्धव ज्यादा फुटेज भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन नवनीत राणा को उनके पति के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। हद तो तब हो गई जब हनुमान चालीसा विवाद में राजद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया गया। हनुमान चालीसा पर राजद्रोह का इल्जाम किसी के गले नहीं उतरा। नतीजा ये हुआ कि सेलिब्रिटी सांसद नवनीत राणा अचानक बड़ा चेहरा बन गई। औरंगाबाद से अमरावती तक इस वक्त केवल नवनीत राणा का नाम गूंज रहा है। शिवसेना समझ ही नहीं पा रही कि उससे चूक कहां हो गई। बौखलाहट में वो एक के बाद एक गलतियां करती जा रही है। अभी राणा दंपति जेल से घर भी नहीं पहुंचे थे कि शिवसेना के कब्जे वाली बीएमसी ने राणा परिवार की रिहाइश पर धावा बोल दिया। बुधवार को बीएमसी के कर्मचारी राणा परिवार के फ्लैट पर नोटिस चस्पा करने गए थे। गुरुवार को अधिकारियों का अमला पहुंच गया। बताने की जरूरत नहीं कि यह सब पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर हो रहा था। बीएमसी की टीम राणा दंपति के घर पे पहुंची है। खार के 14th रोड पर ये इमारत, लेवी नाम की इमारत है, उसमें पहुंची है। 8वें मंजिले पर राणा दंपति का घर है। वहां पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त बीएमसी की टीम पहुंची है। 4 लोग हैं। बीएमसी की टीम जो है वो पहले भी यहां पर आके गई थी, यानी कि 4 मई को भी यहां पे आके गई थी और आज एक बार फिर से 5 मई को यहां पर पहुंची है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बीएमसी के लोगों की है। सर क्या सर नोटिस दिया आप लोगों ने? नोटिस दिया सर? वो अभी घर पे है नहीं, वो लेटर दे रहे हैं हमें। लेटर के बाद हम देख लेंगे। मराठी देख रहे सर घर पे आएंगे तो फिर आएंगे, घर पे आएंगे तो फिर आएंगे, घर पे आएंगे तो फिर आएंगे। वो हमें लेटर देने वाले हैं, वो लेटर देने के बाद हम वापस आ जाएंगे। कल जब यहाँ आए थे तो कोई नहीं मिला। आज फिर से इन्होंने चिट्ठी दी है और चिट्ठी देके इन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से कम्युनिकेट किया जाएगा, यानी कि राणा दंपति की तरफ से कम्युनिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा कि यहाँ पर दोबारा इन्हें कब आना है, कब घर पर वो
अवेलेबल रहेंगे, राणा दंपत्ति घर पर कब अवेलेबल रहेंगी, उसी हिसाब से फिर टीम जो है वो दोबारा आएगी। अनधिकृत घर में जो रिनोवेशन किया गया है उसको लेकर बीएमसी की आपत्ति। इस वक्त कैमरामैन मिलिंद सालवी जो आपको दिखा रहे हैं, लेवी बिल्डिंग का 8वां फ्लोर है, यानी कि 8वां मंजिला, जिसके बारे में बीएमसी का कहना है कि उन्हें शक है कि वहां नियमों को अनदेखी करके वहां पर रिनोवेशन का काम किया गया है। बीएमसी को पत्र लिखा जाएगा और बताया जाएगा कि बीएमसी के लिए वो कब घर पर अवेलेबल रहेंगे, कब घर पर मौजूद रहेंगे। उसी हिसाब से बीएमसी फिर से आएगी और इंस्पेक्शन करेगी। इन दिनों शिवसेना का एक रटा रटाया जुमला है, हर पॉलिटिकल एक्शन बीजेपी की साजिश है, मगर विरोधियों को वो खुद हमले की दावत दे रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर शिवसेना ने हिंदुत्व की जमीन गंवा दी है। अब इस जमीन पर कब्जे के लिए एक तरफ राज ठाकरे लगे हैं तो दूसरी ओर हिंदुत्व की सियासत में जमीन तलाश रहे नवनीत राणा और रवि राणा। बीजेपी खुश है कि उसे बहुत एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, शिवसेना खुद अपने नए दुश्मन पैदा कर रही है। मगर इस 12-13 दिन की जेल यात्रा से नवनीत राणा ने जो सहानुभूति अर्जित की है वही शिवसेना को छकाने के लिए काफी है। ठाकरे बनाम राणा की इस जंग का अगला चैप्टर क्या होगा, इंतजार करें। जेल में कई दिनों से बोल रहे थे मुझे एडमिट करो, पर जेल प्रशासन ने उन्हें एडमिट नहीं किया। ये दुर्भाग्य है कि एक लेडीज को इतनी तकलीफ देने का क्या कारण है और इतने एक लेडीज से क्यों डरे ये लोग। आज गृह मंत्री अमित शाह 1 साल के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे। बंगाल की धरती से उन्होंने कहा कि सीए तो आएगा और बंगाल की सीएम ने कहा कि सीए नहीं आने दूंगी क्योंकि 2024 में बीजेपी नहीं आएगी। उसका बयानबाजी चलता है, और कुछ नहीं चलता है। बयानबाजी चलता है, घर से ईडी को ऑपरेट करते हैं, सीबीआई को ऑपरेट करते हैं, इनकम टैक्स को ऑपरेट करते हैं, और राज्यों में कैसे आग लगे इसको फैलाने के लिए वो ऑपरेट करते हैं होम मिनिस्ट्री से। एक दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है, एक कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने देश को टुकड़ा करने चाहता है। उनको दिल्ली देखना चाहिए, ही इज अ होम मिनिस्टर। उनको उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है उसको देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ है और उनको देखना चाहिए। जहांगीरपुरी में क्या हुआ है उनको देखना चाहिए। बंगाल उनको पास नहीं है, इसी के लिए बंगाल का बारे में इतना गंदा बात करने का कोई शोभा नहीं देता। 24 दे आर नॉट कमिंग टू पावर। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है, लेकिन अभी से यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए आतंकियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पिछले 1.5 साल में बॉर्डर पर घुसपैठ करवाने के लिए 5 सुरंगें मिल चुकी हैं, लेकिन सांबा में जो सुरंग मिली है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। 150 मीटर की लंबाई और अंदर 265 मीटर लंबा ऑक्सीजन पाइप, मतलब साफ है तैयारी बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन टेररिस्तान के इस मंसूबे को हिंदुस्तान के जवानों ने नाकामयाब कर दिया है। बॉर्डर पर हिंद के वीर जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकामयाब कर दिया है। अमरनाथ यात्रा से पहले दहशत मचाने के लिए आतंकवादियों ने जिस रास्ते को बनाया था उसे भारत के जवानों ने ढूंढ निकाला है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के चक फकीरा में बीएसएफ को सर्चिंग के दौरान यह टनल मिली है, जिसकी लंबाई करीब 150 मीटर है। इसका एक सिरा हिंदुस्तान में तो दूसरा पाकिस्तान में है। कल 4 तारीख को शाम को एक सफलता मिली है। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी टनल डिटेक्शन की, उसमें करीब कल शाम को 4 बजे 5:30 बजे के आसपास में हमारी जो टीम है उसने डिटेक्ट किया एक टनल की शकिया जगह। उसको और सर्च किया गया और थोड़ा खोदा गया तो वहाँ एक ओपनिंग मिली है, और उसके अंदर जिस प्रकार से पहले भी इस इलाके में टनल मिली हैं तो वैसे ही जो सैंड बैग से सपोर्ट करके उसका मुंह बंद किया जाता है, वो लगभग हरे रंग के सैंड बैग उसमें मिले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सफलता है। जहां ये टनल मिली है वो इलाका पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा से बहुत ज्यादा करीब है। बीएसएफ अलर्ट पर है और पूरे इलाके की सर्चिंग की जा रही है।
इस टनल की इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी 150 मीटर है। पाकिस्तानी पोस्ट चमन खुर्द से ये 900 मीटर दूर है। चमन खुर्द गांव से 1600 मीटर और बीओपी चक फकीरा से केवल 300 मीटर दूर है। 22 अप्रैल को जम्मू के सुजवा इलाके में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस को निशाना बनाया था। हालांकि इस हमले में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद सिदड़ा के रगुड़ा इलाके में हाईवे के करीब से आईईडी भी बरामद की गई थी। इन सभी मामलों को इस टनल से जोड़कर देखा जा रहा है। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त उसी टनल में है जो कल शाम को बीएसएफ द्वारा जो है सांबा की अगर बात करें, सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक सुरंग जो थी वो मिली थी और ठीक उस समय मिली है जिस वक्त जो अमरनाथ यात्रा जो है कुछ ही दिन पहले जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर बात करें पाकिस्तान की, अगर बात करें तो जिस पार का जो इलाका है वो सीधे तौर पे जो है वो चमन खुर्द की अगर बात करें वो इलाका पड़ता है। उसके साथ अगर जहाँ की बात करें तो ये भारत की बात करें तो ये सांबा में जो है वो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये सुरंग जिस तरह से मिली है, इससे पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो सीधे तौर पे जो है वो देखे जा रहे हैं। मगर भारत की अगर बात करें तो भारत के बीएसएफ की अगर बात करें तो बीएसएफ की तरफ से जो एंटी टनल जो ड्राइव थी वो चलाई जा रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जम्मू का जो दौरा था उससे पहले 2 दिन पहले जो जिस तरह से 2 आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया गया है सुंजवा में, जो इनकाउंटर हुआ था, आशंका यही बताई जा रही है कि वो लोग भी जो है वो सुरंग का इस्तेमाल करके जो है वो यहाँ पहुंचे थे। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सरहद पार से टनल का मिलना नई बात नहीं है। पिछले करीब 1.5 साल में 5 से ज्यादा टनल बॉर्डर पर मिल चुकी हैं। हालांकि अमरनाथ यात्रा से मिली इस सफलता को सेना बड़ी कामयाबी मान रही है। ये टनल लगभग 150 मीटर लंबी है, जो कि बॉर्डर से फेंस तक करीब 100 मीटर है और उसके पीछे फिर लगभग 50 मीटर फेंस के पीछे इसकी ओपनिंग मिली है, जो कि घने जंगल में और जो टूटी फूटी ज़मीन है उसके जो गहन सर्च 1-1 इंच की जो सर्च की गई उसमें ये नतीजा निकला है। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जो सीमा पार से लगातार प्रयास किया जा रहा है भारतवर्ष में परेशानी खड़ी करने की, मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की, उसको फॉइल करने में हमें सफलता मिली है। और ख़ास तौर पर अभी आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा होनी है, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है और ये बहुत बड़ी एक सफलता मैं समझता हूँ कि हमारे ट्रूप्स ने ये दी है। हालांकि सुरंग से 265 फीट लंबा ऑक्सीजन पाइप भी बरामद किया गया है। मतलब साफ है कि सुरंग को घुसपैठ करवाने के लिए खास तरीके से तैयार किया गया था। फिलहाल इलाके में सेना ने सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।